वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को अवश्य देख लें ताकि आपको समझ में आए कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन सबसे पहले बोर ने किया था। अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? नील्स बोर ने किया था और ये किया था 1914 में। 1914 ईस्वी में नील्स बोर ने सबसे पहले हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया था। अब उन्होंने पाया कि एक नलिका में हाइड्रोजन गैस को भरते हैं। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? H2 यानी द्विपरमाणुक होती है। हाइड्रोजन गैस के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। इस गैस को एक विसर्जन नलिका में भरते हैं। विसर्जन नलिका कांच की एक 60 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है और उसके बाद दाब बहुत कम कर देते हैं। विसर्जन नलिका में गैस का दाब क्या करते हैं? बहुत कम कर देते हैं, यानी न्यूनतम दाब पर हम हाइड्रोजन गैस को विसर्जन नलिका में भरते हैं और भरने के बाद तब हम उच्च विभव वाली विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। जब ये ऊर्जा हाइड्रोजन गैस में जाती है तो हाइड्रोजन अणु जो होता है वो हाइड्रोजन के परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। हाइड्रोजन अणु किस में विभक्त होता है? हाइड्रोजन के परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। और ये जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं ये उत्तेजित अणु होते हैं क्योंकि इन्होंने विद्युत ऊर्जा को ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, अब जब हम बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन के उत्तेजित परमाणु जो होते हैं ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और उसी ऊर्जा को जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप में से प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने पर हमें भिन्न भिन्न श्रेणियों की लाइनें प्राप्त होती हैं, या ये कह सकते हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की लाइनें प्राप्त होती हैं। इन लाइनों को 5 श्रेणियों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइनें प्राप्त होती हैं और उन लाइनों को कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। हमने आपको बताया कि जब हाइड्रोजन को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो वह ऊर्जा को अवशोषित करता है और अपने परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। उसके बाद जब हाइड्रोजन से उत्सर्जित ऊर्जा को स्पेक्ट्रोस्कोप में से प्रवाहित करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोप में से प्रवाहित करने के बाद हमको ढेर सारी संख्या में रेखाएं प्राप्त होती हैं स्पेक्ट्रोस्कोप के पर्दे पर। इन रेखाओं का अध्ययन करने पर विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में इन्हें बांटा जा सकता है। जिन वैज्ञानिकों ने इन रेखाओं का अध्ययन किया उन्हीं के नाम पर इन रेखाओं की श्रेणियों को रख दिया गया है। तो अब यहां पर ध्यान दें कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु जब ऊर्जा प्राप्त करता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में गति कर रहा है, तो ये जो प्रदर्शित कर रहा है ये प्रदर्शित कर रहा है एनर्जी को, इंक्रीजिंग एनर्जी। यह पहली कक्षा N1, दूसरी कक्षा N2, तीसरी कक्षा N3, चौथी कक्षा N4, पांचवी कक्षा N5, छठवीं कक्षा N6, सातवीं कक्षा N8, आठवीं कक्षा
7वीं कक्षा n7, 8वीं n8, ऐसे ही अनंत कक्षाएं। ठीक है, जैसे अगर ये हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है तो ये एक कक्षा हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, 5वीं हो गई, ऐसे ही ढेर सारी कक्षाएं होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जब ऊर्जा प्राप्त करेगा तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से मूव करेगा, दूसरी में दूसरी से मूव करेगा, तीसरी में तीसरी से जाएगा, चौथी में चौथी से, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली में आता है तो एक लाइन प्राप्त होती है, तीसरी कक्षा से अगर पहली कक्षा में आता है तो दूसरी लाइन, या यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब पहली कक्षा में आता है, चाहे जिस कक्षा में हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, चाहे जिस कक्षा में हो, वहां से इलेक्ट्रॉन जब पहली कक्षा में आएगा तो जो लाइन प्राप्त होगी वो लाइमन सीरीज की लाइनें होंगी। लाइमन सीरीज में पहली लाइन n2 कक्षा से n1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आने से, दूसरी लाइन n3 कक्षा से n1 में, तीसरी लाइन n4 से n1 में, चौथी लाइन n5 से n1 में, 5वीं लाइन n6 से n1 में। यानी अंतिम अवस्था इलेक्ट्रॉन कहाँ प्राप्त करेगा? पहली कक्षा में। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी उत्तेजित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा में हो, अगर उस कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करने के बाद पहली कक्षा में आ रहा है तो जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो रेखाएं लाइमन सीरीज की रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, और ये इनकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वह तरंग दैर्ध्य अल्ट्रा वायलेट रीजन की होगी, यानी पराबैंगनी क्षेत्र के तरंग दैर्ध्य वाली ये लाइनें होंगी। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन पहली के बजाय दूसरी कक्षा में आता है तो जो लाइनें प्राप्त होंगी वो होंगी बामर सीरीज की लाइनें। इसकी खोज की अध्ययन बामर ने किया था, इसलिए इनको बामर सीरीज की लाइनें कहा जाता है। और इनकी तरंग दैर्ध्य विजिबल रीजन यानी दृश्य प्रकाश के क्षेत्र की होगी। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आता है तो जो लाइनें प्राप्त होंगी वो पाश्चन सीरीज की लाइनें होंगी और इनकी तरंग दैर्ध्य अवरक्त रीजन यानी इंफ्रारेड रीजन की होगी। अगर इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में आता है तो ब्रैकेट सीरीज की होगी। ऊर्जा उत्सर्जित करने के बाद अगर चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है तो जो लाइनें प्राप्त होंगी वो लाइनें क्या होंगी? ब्रैकेट सीरीज की होंगी। अगर 5वीं कक्षा में आएगा तो फंड सीरीज की होंगी, और अगर 6वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन आकर के रुक जाता है तो वह हम्फ्री सीरीज की लाइनें होंगी। और ये सभी लाइनें फार इंफ्रारेड रीजन की होंगी, यानी सुदूर अवरक्त रीजन की ये सभी तरंग दैर्ध्य वाली लाइनें होंगी। ठीक है, तो अब ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, किसी भी कक्षा में ऊर्जा प्राप्त करने के बाद अगर वह पहली कक्षा में आएगा तो लाइमन सीरीज की लाइन प्राप्त होगी, दूसरी कक्षा में आएगा तो बामर सीरीज की लाइन प्राप्त होगी, तीसरी कक्षा में ऊर्जा उत्सर्जित करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो पाश्चन सीरीज की, चौथी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन आता है ऊर्जा उत्सर्जित करने के बाद तो ब्रैकेट सीरीज की, इसी प्रकार 5वीं में आएगा तो फंड सीरीज की और 6वीं में आएगा तो हम्फ्री सीरीज की लाइनें प्राप्त होंगी। ठीक है, अब ये जो हमने रीजन बताए हैं इनकी तरंग दैर्ध्य देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये आपको बता दिया है। अब देखिए 5 सीरीज जो प्राप्त हुई हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो पहली सीरीज कौन सी है? लाइमन। ठीक है, लाइमन सीरीज का रीजन क्या होगा? यूवी रीजन। और तरंग दैर्ध्य क्या होगी? लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 4000 से कम एंगस्ट्रॉम वाली होगी ये तरंग दैर्ध्य। इसके बाद दूसरी सीरीज कौन सी है? बामर सीरीज। बामर सीरीज कैसी है? विजिबल रीजन। ठीक है, अब विजिबल रीजन
की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? ये तरंग दैर्ध्य 4000 से 7000 के बीच में होती है। तो 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच की तरंग दैर्ध्य वाली लाइनें जो होंगी वो बामर सीरीज की होंगी। तीसरी कौन सी है? पाश्चन है। तो पाश्चन सीरीज ये क्या है? इंफ्रारेड रीजन है। ठीक है। अब इंफ्रारेड रीजन, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? मोर देन 7000 एंगस्ट्रॉम से अधिक। चौथी कौन सी है? ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज फार इंफ्रारेड है, रीजन है। ठीक है। तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? मोर देन 7000। पांचवी फंड सीरीज है। ये भी क्या है? फार इंफ्रारेड रीजन है। तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? मोर देन 7000 एंगस्ट्रॉम। छठवीं कौन सी है? हम्फ्री। तो हम्फ्री सीरीज ये भी क्या है? फार इंफ्रारेड रीजन है। इसकी तरंग दैर्ध्य भी कितनी होगी? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7000। ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की लाइनें प्राप्त होंगी। यही क्या होता है? यही लाइनें हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को व्यक्त करती हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन N2 कक्षा से N1 कक्षा में आता है, या N3 कक्षा से N2 कक्षा में आता है, या N4 से N3 में आता है, तो कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा? इसकी गणना हम कैसे करेंगे? ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। अब हम ये देखें कि किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आता है तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ठीक है। इसकी गणना करने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि किसी एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल आपको पढ़ाया जा चुका है। उसमें हमने आपको बताया था कि बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई के बराबर होता है, जहां n कोई भी पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। ठीक है। तो अब किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, इसकी गणना करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा ये बराबर है En। ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि En बराबर क्या होगा? गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा, यही होगा। ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यही दोनों होगा। अगर इस दोनों का संपूर्ण योग है तो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। आप ध्यान दीजिए कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? 1/2 mv², यही होगा। ठीक है। और बोर संकल्पना क्या कहती है? बोर संकल्पना कहती है कि अनुसार mv² बराबर क्या होता है? ये होता है ZE²/R। ठीक है। जहां Z क्या है? Z बराबर नाभिकीय आवेश या परमाणु क्रमांक कह सकते हैं।
नाभिकीय आवेश, और E बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और R बराबर क्या है, ये बोर त्रिज्या है। बोर त्रिज्या की गणना हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में करके बताया था कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर निकालें कि 1/2 mv², यहाँ पे गतिज ऊर्जा ke बराबर निकालें तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 Ze²/r। ये हमको प्राप्त हुआ काइनेटिक एनर्जी बराबर। ठीक है, अब इसके बाद तो गतिज ऊर्जा बराबर हमने क्या प्राप्त किया, गतिज ऊर्जा बराबर हमने प्राप्त कर लिया, गतिज ऊर्जा बराबर 12 Ze²/r, ये हमने प्राप्त किया। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, कि अनंत पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी, और जब अनंत से इलेक्ट्रॉन को r दूरी पर स्थित कक्षा तक ले आया जाएगा तो वहां पर लाने में जो कार्य किया जाएगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ये -Ze²/r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों आपको मिल गया। ठीक है, तो अब हम En निकाल लेते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें दो चीजें मिल गई हैं, गतिज ऊर्जा भी मिल गई और स्थितिज ऊर्जा भी मिल गई। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/2 Ze²/r प्लस माइनस Ze²/r, ये हो जाएगा। अब ये अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 Ze²/r माइनस Ze²/r, तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 Ze²/r। तो nवीं कक्षा में जो कि नाभिक से r दूरी पर स्थित है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यह होगी। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, जब हमने बोर त्रिज्या आपको बताया था, ठीक है, तो बोर त्रिज्या के लिए हमने एक सूत्र प्राप्त किया था, बोर त्रिज्या r बराबर हमने प्राप्त किया था, ये पिछले वीडियो में बताया गया था कैसे प्राप्त हुआ है। ये होता है n²h² / 4π² me²z। ठीक है, ये होता है। अब अगर r हम यहाँ पर रखें, r का मान रखने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा, En बराबर ये प्राप्त होगा 1/2 इंटू Ze² अपान n²h² अपान 4π² me²z, ये प्राप्त होगा। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, 4π² me⁴ Z² अपान 2 इंटू n² h², ये कैंसिल क्या हो जाएगा,
क्या आएगा 2 पाई² Z² m⁴ अपान n² h²। ये E बराबर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये En क्या था, माइनस था, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही प्राप्त होगा En बराबर माइनस। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो इस सूत्र के द्वारा गणना की जा सकती। अब इस सूत्र में क्या क्या है वो आप जान लीजिए। Z बराबर है नाभिकीय आवेश या परमाणु क्रमांक, ये है, या धनात्मक आवेश आप कह सकते हैं, ठीक है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, n कक्षा संख्या है, h प्लैंक नियतांक है, ठीक है। तो इस सूत्र के द्वारा किसी भी कक्षा में अगर यहाँ पर पहली कक्षा की गणना करें तो n बराबर 1 हो जाएगा। अगर दूसरी की कक्षा करेंगे, कक्षा में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की गणना करेंगे तो n बराबर 2 हो जाएगा। अगर तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की गणना करेंगे तो n बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है या उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आता है तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करेगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो माना इलेक्ट्रॉन n1 या कि ये कहिए n2 कक्षा से n1 कक्षा में आता है, तो उत्सर्जित ऊर्जा बराबर क्या होगा, डेल्टा ई, ये बराबर क्या होगा E2 माइनस E1, यही होगा, या En2 माइनस En1 ये होगा, ठीक है। अब En2 बराबर अगर निकालें तो ये अभी हमने जो सूत्र निकाला है ये क्या हो जाएगा, -2 पाई Z² m⁴ अपान n2 स्क्वायर h², और n1 बराबर क्या होगा, -2 पाई Z² m⁴ n1 स्क्वायर h², यही होगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों के मान हम रख दें इस समीकरण में तो समीकरण 1 व 2 से En2 और En1 के मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई बराबर हो जाएगा आपका, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, -2 पाई Z² m⁴ अपान n2 h², ठीक। माइनस, अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 पाई Z² m⁴ अपान n1 स्क्वायर
H², ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि डेल्टा E बराबर 2 पाई Z² ME⁴ अपान N1² H² माइनस 2 पाई Z² ME⁴ अपान N2² H²। आप ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्या हो सकता है, ये इतना तो कॉमन हो सकता है, तो 2 पाई Z² ME⁴ अपान H² कॉमन हो गया। ठीक है, और बचा क्या, ये बचा 1 अपान N1² माइनस 1 अपान N2²। ये सूत्र प्राप्त हुआ, तो हमको ये प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डेल्टा E है एनर्जी, तो इसको हम लिख सकते हैं HV। तो HV बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई Z² ME⁴ अपान H², 1 अपान N1² माइनस 1 अपान N2², ये प्राप्त हुआ। ठीक है, और V बराबर क्या होता है, ये V बराबर होता है C/λ के। ठीक है, ठीक है, तो V बराबर क्या होता है C/λ, तो HC अपान लैम्डा कर सकते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई Z² ME⁴ अपान H², 1 अपान N1² माइनस 1 अपान N2², ये हो गया। अब अगर हम इसको इधर ले लें तो 1 अपान लैम्डा, ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई Z² ME⁴ H³ C, 1 अपान N1² माइनस 1 अपान N2², ये प्राप्त हुआ। 1 अपान लैम्डा जो होता है वो V बार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब V बार बराबर क्या हो गया, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर Z जो है ये हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगा, लेकिन बाकी 2 पाई ME⁴ H³ C ये एक नियतांक हो जाएगा। इसको RH से प्रदर्शित करते हैं, जिसको रिडबर्ग नियतांक कहा जाता है। तो ये हो गया N1² माइनस 1 अपान N2²। ठीक है, तो V बार क्या हो गया, आपका तरंग संख्या हो गया। तो ये हमको सूत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, RH रिडबर्ग नियतांक है। ठीक है, ये बराबर किसके होता है, 2 पाई ME⁴ अपान H³ C, और इसका मान होता है 109967 cm इनवर्स। ठीक है, तो इसके द्वारा हम तरंग संख्या की गणना कर सकते हैं। ठीक है, और इस सूत्र के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पर आधारित आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और अगर जहाँ कहीं भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में परेशानी होती है वहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।